असम में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है। हर साल ब्रह्मपुत्र और ट्रिब्यूटरीज का वाटर लेवल बढ़ता है, गांव डूबते हैं, लोग रिलीफ कैंप में पहुंचते हैं और थोड़े दिन बाद फिर ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन 2026 में एक चीज़ बिल्कुल नई थी। शिवसागर, चराइडो, जोरहट, अपर असम के इन इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ऐसी बाढ़ नहीं देखी है। मतलब पानी सिर्फ उन जगहों पर नहीं पहुंचा जहां हमेशा पहुंचता था, बल्कि वो नए इलाकों में भी पहुंचा। तो सवाल ये नहीं है कि असम में बाढ़ क्यों आती है, इसका जवाब तो शायद हम सब जानते हैं। असली सवाल ये है कि 2026 में ऐसा क्या बदला कि पूरे बाढ़ का पैटर्न ही बदल गया। और इस सवाल का जवाब सिर्फ बहुत बारिश हुई कह देना काफ़ी नहीं है। ये है असम और ये हिस्सा है अपर असम। यही है शिवसागर, चराइडियो और जोरहट। 2026 की बाढ़ में इन जिलों की हालत इतनी खराब हुई कि कई रोड्स, घर और फार्म लैंड्स पानी में डूब गए। कई दूसरे जिले भी बाढ़ से प्रभावित हुए। लेकिन कहानी सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी की नहीं है। दिघाऊ, दिशांग और बुरही दिहिंग जैसी रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज भी उफान पर थी। यानी अलग अलग दिशाओं से पानी इस पूरे रिवर सिस्टम में आ रहा था। और जब आप इस पूरे नेटवर्क को एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि असम में फ्लड को समझना इतना मुश्किल क्यों नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल बचता है, अगर ये रिवर्स हर साल हैं तो 2026 में ऐसा क्या अनयूजुअल था? और पहला जवाब ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा बारिश। एक जगह एक्सट्रीम रेनफॉल होता है, पानी अपस्ट्रीम से आता है और ट्रिब्यूटरीज में वाटर लेवल बढ़ता है और फिर ये सारा प्रेशर डाउनस्ट्रीम रिवर सिस्टम पर पड़ता है। 2026 में इसी कॉम्बिनेशन ने अपर असम के कई एरिया को बुरी तरह इम्पैक्ट किया। अब अगर हम कहें कि बारिश आई इसलिए फ्लड आई, तो हम सिर्फ आधी कहानी बता रहे हैं। असम में बारिश कोई नई चीज़ नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि इतना पानी आने के बाद रिवर सिस्टम उसके साथ क्या करता है, क्योंकि असम की फ्लड स्टोरी एक्चुअली बहुत पुरानी है और यहीं से एंट्री होती है ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र कोई नॉर्मल रिवर नहीं है, ये एक हाईली डायनामिक ब्रेडेड रिवर सिस्टम है। मतलब एक फिक्स्ड चैनल नहीं, कई चैनल्स हैं, बीच में सैंडबार्स हैं, आइलैंड्स हैं और रिवर का रास्ता समय के साथ बदलता रहता है। ऊपरी हिमालय से सिर्फ पानी नहीं आता, पानी के साथ सेडिमेंट्स यानी रेत, मिट्टी और दूसरे पार्टिकल्स भी आते हैं। ये सेडिमेंट्स नदी के बिहेवियर को बदलते रहते हैं। कहीं किनारे कटते हैं, कहीं नया सैंडबार बनता है, कहीं चैनल शिफ्ट होता है और कहीं नदी अपनी सीमा ही बदल देती है। असम सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 1950 से अब तक ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने करीब 4.27 लाख हेक्टेयर जमीन को इरोड किया है। मतलब हर साल लगभग 8,000 हेक्टेयर। यानी प्रॉब्लम सिर्फ फ्लड नहीं है, असम में नदियां भी जमीन खा रही हैं। और इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है माजुली। कभी दुनिया के सबसे बड़े इनहेबिटेड रिवर आइलैंड्स में से एक माने जाने वाला माजुली अभी अपने ओरिजिनल साइज का सिर्फ 40% बचा है। अब वापिस आते हैं 2026 पर। एक्सट्रीम रेनफॉल ऑब्वियसली एक मेजर ट्रिगर था। क्लाइमेट चेंज के साथ एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स और चेंजिंग मानसून पैटर्न्स को लेकर साइंटिफिक कंसर्न भी बढ़ा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज को हर फ्लड का सिंगल रीजन बता देना साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होगा। फ्लड की सीवरिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। रेनफॉल, अपस्ट्रीम रन ऑफ, रिवर डिस्चार्ज, सेडिमेंट्स, ड्रेनेज, लैंड यूज चेंज, वेटलैंड और फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अपर असम में 2026 की फ्लड के बाद एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन सामने आया। नदी के किनारे और कैचमेंट एरिया में खुदाई और माइनिंग का। कुछ रिपोर्ट्स में नदी के किनारे खुदाई और जंगलों की कटाई को फ्लड सेवरिटी के पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के रूप में रेज किया गया। लेकिन यहाँ रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि माइनिंग की वजह से फ्लड आया। ऐसा डायरेक्ट कंक्लूजन अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सवाल ये है, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने ऑलरेडी वल्नरेबल रिवर सिस्टम को और ज़्यादा वल्नरेबल बना दिया है? और इसका जवाब इमोशन से नहीं, साइंटिफिक स्टडीज से मिलेगा। असम ने फ्लड को कंट्रोल करने के लिए डिकेड से एम्बैंकमेंट का यूज किया है। लॉजिक सिंपल है, रिवर को बाउंड्री के अंदर रखो और सेटलमेंट को प्रोटेक्ट करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रह्मपुत्र एक स्टैटिक रिवर नहीं है। जब रिवर कंटिन्यूसली इरोड करती है तो चैनल शिफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा पानी और सेडिमेंट कैरी होता है, तो एम्बैंकमेंट पर प्रेशर बढ़ जाता है।
और जब एम्बैंकमेंट ब्रीच होता है तो जो पानी नॉर्मली रिवर के अंदर होना चाहिए था वो सडनली सेटलमेंट और एग्रीकल्चर लैंड में घुस जाता है। तो क्या एम्बैंकमेंट बेकार है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या असम जैसे डायनेमिक रिवर सिस्टम को कंक्रीट और एम्बैंकमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है? प्रोबेबली नहीं। और यहाँ वेटलैंड का रोल आता है। वेटलैंड्स नेचुरली एक्सेस वाटर को टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हैं, मतलब नेचर का अपना फ्लड बफर। लेकिन जब वेटलैंड्स इनक्रोच होते हैं, फिल किए जाते हैं या उनका नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न चेंज होता है तो वाटर को स्टोर करने की नेचुरल कैपेसिटी कम हो जाती है और फिर वही पानी और ज़्यादा क्विकली सेटलमेंट्स की तरफ पुश करता है। इसलिए फ्लड मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ रिवर के किनारे वॉल खड़ी करना नहीं है। कभी कभी फ्लड को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि नेचर को अपने आप पानी को अब्जॉर्ब करने की जगह दी जाए। तो क्या असम में फ्लड को पूरी तरह रोका जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि असम की ज्योग्राफी ही फ्लड प्रोन है। ब्रह्मपुत्र को कम्प्लीटली कंट्रोल करना रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन एक चीज़ कंट्रोल की जा सकती है, फ्लड से होने वाला डैमेज। बेटर फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग, टाइमली इवैक्यूएशन, स्ट्रॉन्गर एंड साइंटिफिकली प्लान्ड एम्बैंकमेंट्स, वेटलैंड की प्रोटेक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट रिवर को समझकर प्लानिंग करना। 2026 की असम की बाढ़ सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं थी, बल्कि एक रिमाइंडर था कि जब हम एक एक्सट्रीमली डायनेमिक रिवर सिस्टम को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो रिवर्स हमें बार बार याद दिलाती हैं नेचर के रूल्स हमारी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। और शायद असम के लिए असली सॉल्यूशन फ्लड को रोकना नहीं, बल्कि फ्लड के साथ इंटेलिजेंटली जीना सीखना है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। जय हिंद।